नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास बिल्कुल ही स्पेशल है। आज हम पोर्ट्रेट पेंटिंग यानी व्यक्ति चित्र, किसी व्यक्ति को देख करके उसको चित्र जो बनाते हैं उसको पोर्ट्रेट चित्र कहते हैं। तो पोर्ट्रेट चित्रण की अद्भुत दुनिया में हम लोग आज गोते लगाएंगे। यह कला जो हजारों साल पुरानी है, हम उस समय के लोगों की, उनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानते हुए इस पोर्ट्रेट चित्रण के बारे में जानेंगे। पोर्ट्रेट चित्रण क्या है? पोर्ट्रेट चित्रण एक कला की विशेष शैली है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का चित्र बनाया जाता है। यह चित्र व्यक्ति के चेहरे, भावनाओं और व्यक्तित्व को दर्शाता है। पोर्ट्रेट चित्रण विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है, जैसे कि पेंटिंग में भी बना सकते हैं, इसे ड्राइंग माध्यम में भी बना सकते हैं, मूर्ति कला में भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी और डिजिटल कला के माध्यम में भी हम पोर्ट्रेट चित्रण कर सकते हैं। पोर्ट्रेट चित्रकलन कला जो है वो बिल्कुल ही अनोखा है। इसका इतिहास भी हम दृष्टि डालें तो एक अलग दुनिया, एक मायावी दुनिया कला की प्रकट करता है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से आज हम चर्चा करेंगे अपने पोर्ट्रेट चित्रण की शैली में। दूसरे वीडियो में हम भारतीय दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। पोर्ट्रेट चित्रण का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन मिस्र में चित्रों का उपयोग मृतकों की आत्माओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था। प्राचीन यूनान और रोम में पोर्ट्रेट चित्रण का उपयोग देवी देवताओं, राजाओं और रानियों को चित्रित करने के लिए किया गया। उसी प्रकार मध्य युग में जब पोर्ट्रेट चित्र बने तो उनके जो प्रमुख केंद्र बिंदु, मूल विषय जो पूरी चित्रकला का था, धार्मिक था। अतः धार्मिक विषयों पर केंद्रित पोर्ट्रेट चित्रण हुए, यानी कि जो धार्मिक पुरुष थे, धार्मिक नेताओं के चित्र बने, पादरियों के चित्र बने, वैसे चित्रण किए गए। पुनर्जागरण काल में पोर्ट्रेट चित्रण में पुनः क्रांति आई। इस समय कलाकारों ने अधिक यथार्थवादी चित्रों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पोर्ट्रेट चित्रण में विभिन्न प्रकार के नई तकनीकों का उदय हुआ। आधुनिक युग में पोर्ट्रेट चित्रण विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते हुए बनाए जाते हैं। पोर्ट्रेट चित्रण में क्या क्या तकनीक रही है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पेंटिंग माध्यम में भी काम करते हैं, ड्राइंग में भी, मूर्ति कला और फोटोग्राफी और डिजिटल कला में भी कर सकते हैं। तो पेंटिंग माध्यम में जब हम चित्र बनाते हैं तो पेस्टल कलर शुरू करें या पेंसिल कलर से शुरुआत करते हैं तो वाटर कलर, अपेक वाटर कलर यानी पोस्टर कलर जिसे कहते हैं हम, उसके बाद एक्रेलिक कलर और तैल चित्रण यानी एक ऑयल कलर में हम पोर्ट्रेट चित्रण करते हैं। पोर्ट्रेट चित्रण के कितने प्रकार हैं, थोड़ा इस दृष्टिकोण से देखें। भारतीय दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि चेहरों के कई प्रकार बताए गए हैं, है ना। आज चूंकि हमारा चित्रण कर इस क्लास का पक्ष केवल पाश्चात्य दृष्टिकोण से चर्चा शामिल है, तो हम उसी में बात करते हैं। तो पोर्ट्रेट की जो है औपचारिक पोर्ट्रेट जिसे कहते हैं, एक फॉर्मल प्रकार की पोर्ट्रेट है जिसमें व्यक्ति को सामान्य तौर पे औपचारिक वेशभूषा में बनाया जाता है। और इसमें भी कई दृष्टिकोण हैं, जैसे हाफ प्रोफाइल फोटो ले लिए, या थोड़ा कमर तक का चित्रण हुआ, या फिर किसी पूर्ण ड्रेस के साथ संपूर्ण पोशाक में बनाया गया। दूसरा जो है अनौपचारिक पोर्ट्रेट, यह जो है अनौपचारिक होने के कारण ये पद्धति को बिल्कुल ही एक मतलब कहते हैं सामान्य तरीके से दिखाया जाता है। एक आराम का, सामान्य भाषा में कहें तो उनकी पोशाक भी काफ़ी आरामदायक हो सकती है और उसमें उनकी वेशभूषा और इन सब के ऊपर भी बहुत डिटेल्स काम नहीं होते हैं। इसी के साथ एकल पोर्ट्रेट और ग्रुप पोर्ट्रेट की भी चर्चा होती है। किसी एक व्यक्ति की अलग से तस्वीर बनाई गई तो एकल पोर्ट्रेट, और ग्रुप में सभी व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति, अभी ग्रुप फोटोग्राफी होते हैं तो 4-5 व्यक्तियों के एक साथ
भी चित्रण हुए। तो यह जो है समूह व्यक्ति चित्र कहलाया जाता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ चित्रित किया जाता है। इसके साथ चित्रकारों ने जो एक नवीन धारा विकसित की सेल्फ पोर्ट्रेट का, यानी स्व चित्र निर्माण पद्धति का, यह भी एक विशेष प्रकार का पोर्ट्रेट है जिसमें कलाकार स्वयं को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न भी अथवा फिर केवल पोर्ट्रेट भी के रूप में भी चित्रण किया। अब पोर्ट्रेट चित्रण के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, पहले आप जानिए। पोर्ट्रेट चित्रण के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं कि ये व्यक्ति की यादों यानी स्मृतियों को संरक्षित करने का एक तरीका है। एक पोर्ट्रेट के द्वारा आप याद रखते हैं कि ये हमारे दादाजी की तस्वीर है, ये परदादा की है, ये उनके दादाजी की है। ऐसे करके हम लोग स्मृतियों को संरक्षित करते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी आंतरिक भावनाओं को भी उजागर करने का प्रयास होता है। कलाकार की रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक माध्यम है पोर्ट्रेट चित्रण। इसका पहला पड़ाव हम गौर करें तो प्राचीन काल में प्राचीन मिस्र में चित्रों का उपयोग मृतकों की आत्माओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, इसलिए मृतकों की तस्वीरें बनाई जाती थी। इन चित्रों में आमतौर पर व्यक्ति की आँखों को बड़ा बनाया जाता था, शरीर के विभिन्न अंगों को दिखाया जाता था। ये चित्र अक्सर सरल और रूढ़िवादी परंपरा में बने होते थे, लेकिन उनमें व्यक्ति की विशेषताओं को दिखाया जाता था। अब दूसरा पड़ाव ऐतिहासिक तौर पे हम देखते हैं तो मध्य युग का आता है पोर्ट्रेट चित्रण में। मध्य युग में पोर्ट्रेट चित्रण धार्मिक विषयों पर केंद्रित था। चित्रों में अक्सर संतों, राजाओं और रानियों को दर्शाया गया। इस समय के चित्रों में व्यक्ति की तुलना में प्रतीकात्मकता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यदि व्यक्ति जो भी धर्म से जुड़े हुए हो तो उसके सामान्य धार्मिक परिवेश, आसपास का वातावरण और प्रतीकात्मकता का प्रयोग उन चित्रों में बखूबी किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो पुनर्जागरण काल है, जहां पूरी कला धर्म केंद्रित होते हुए भी मानव केंद्रित हो गई और इस समय कलाकारों ने अधिक यथार्थवादी चित्रों को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, प्रकाश और छाया का अध्ययन किया और व्यक्ति की भावनाओं और व्यक्तित्व को चित्रित करने में रुचि दिखाई। चौथा पड़ाव हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखते हैं, जिसमें कई कला आंदोलन शामिल होते हैं। उस पोर्ट्रेट चित्रण में विभिन्न प्रकार की शैलियों का भी उदय हुआ। यथार्थवाद के चित्र अलग बने, रोमांसवाद के अलग, प्रभाववाद की तकनीक के हम पोर्ट्रेट देखते हैं तो बिल्कुल अलग है। बिंदुवादी शैली में भी चित्रण हुए, वो अलग है। अभिव्यंजनावाद और अमूर्तवाद जैसी शैलियों में भी पोर्ट्रेट चित्रण को नया आयाम प्राप्त हुआ। अब इन चित्रों में हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो हेनरी मातिस द्वारा दिया गया उसकी वाइफ की एक पोर्ट्रेट है, हरी पट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो पेंटिंग्स है। और अभिव्यंजनावादी शैली में हम देखते हैं तो पॉल गोंगवे का व्यक्ति चित्र जो बनाया गया विंसेंट वैन गॉग के द्वारा, यह भी एक महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। तो ये इस प्रकार पॉल सेजा ने भी घनवाद में आप देखें तो उसने भी सेल्फ पोर्ट्रेट पे काफ़ी काम किया। पियर टांगवी का भी पोर्ट्रेट बनाया उसने। पांचवा पड़ाव हम देखते हैं इसका आधुनिक युग, जिसमें आप सब लोग देखते हैं पोर्ट्रेट चित्रण की विभिन्न प्रकार की नई टेक्निक्स का डेवलप होता है। यथार्थवादी चित्रों में से लेकर अमूर्त चित्रों तक पोर्ट्रेट कलाकारों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का एक माध्यम प्राप्त हुआ। और आप विशेष रूप से देखें तो पोर्ट्रेट चित्रण की आज की जो तकनीक यथार्थवाद से चलते चलते हाइपर रियलिस्टिक तक, एकदम स्वाभाविक चित्रण तक पहुंच गया है, जहां पे उनकी शरीर के स्नायु तंत्र के, मांसपेशियों के बनावट की संरचना का एकदम अक्षरशः सादृश्य रखने का प्रयास मिलता है। पोर्ट्रेट चित्रण की जो विभिन्न तकनीक कला माध्यम में हम देखते हैं तो आप देखें कि सबसे पहले मैंने जो बताया कि पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और डिजिटल कला में भी काम किया लोगों ने, तो इसमें भी अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग तकनीक है।
जैसे ऑयल कलर में इम्पेस्टर टेक्निक में भी काम किए गए, आला प्राइमा में भी काम किया गया है ना, और तो कई बैठकों में भी लगातार कलाकारों ने काम किया, बिंदुवादी पद्धति में काम किया। तो ये अलग अलग तकनीक में उन्होंने कलाकारों ने प्रयोग किया और पोर्ट्रेट चित्रण बनाए। कुछ प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्रकारों की नाम हम बताएं तो फ्रांस हेल्स का नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश पेंटर हैं रहे। और बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण से हम देखें तो रेनेसां काल के जो प्रमुख पेंटर हैं और लियोनार्डो दा विंची जो मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पोर्ट्रेट्स मोनालिसा चित्र जो है विशेष महत्वपूर्ण है। राफेल के द्वारा बनाया गया स्कूल ऑफ एथेंस के चित्र देखें, उसमें कई लोगों के पोर्ट्रेट बनाए गए जिनके सादृश्य उनके उस समय के तत्कालीन व्यक्तियों को मॉडल बना करके बनाया गया। माइकल एंजेलो ने पोप जूलियस सेकंड की तस्वीर बनाई, ये भी महत्वपूर्ण है। रेम्ब्रांट के द्वारा बनाया गया चित्र वो भी दिखाई देता है। विंसेंट वैन गॉग ने पॉल गोंगवे के साथ साथ सेल्फ पोर्ट्रेट भी कई निर्मित किए, जिसमें आप देखेंगे कि कलर के बड़े बड़े मोटे मोटे थक्के और लंबे लंबे स्ट्रोक का प्रयोग विंसेंट वैन गॉग के चित्र की विशेषता रही है। पाब्लो पिकासो ने भी क्यूबिस्ट स्टाइल में गर्ल विद ए बंकर, आप देखें उनके बढ़िया चित्र है, उसमें आपको दिखाई देगा पाब्लो पिकासो की शैली। सररियलिस्टिक पेंटर ने भी अलग अलग तरीके से काम किया, बाद के दिनों में भी कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से चित्रण किया। कुछ पोर्ट्रेट चित्रण के लिए मैं अपने जो दर्शक दोस्त हैं उन सभी लोगों से मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप अपने परिवार या अपने दोस्तों के पोर्ट्रेट्स शुरुआत में बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आउटडोर में चित्रण होता है, सामने बिठा करके पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे दोस्तों मैं एक साफ बात आपसे कहता हूँ कि नदी किनारे आप बैठिए, बहुत सारे लोग गंगा मैया के तट पे रहते हैं, आप देखें वहाँ किनारे बैठेंगे तो वहाँ की आबो हवा, पानी की लहरें, चलते हुए बोट, नौकाएं, और वो सब एक अलग तरह का वातावरण प्रस्तुत करेगी। और उसका जो सामने से आप चित्रण करेंगे तो वो तमाम फीलिंग्स भी उस चित्रण में समाविष्ट होगी। और वहीं दूसरी ओर आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, उसी गंगा मैया के तट पर आप जाएं और एक तस्वीर वहाँ से क्लिक कर लें। अब तो आसान है, फोटोग्राफ देखेंगे बना लेंगे, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि फ़ोटो से देख करके बनाए गए चित्र में वो पानी की लहरों की भावनाएं नहीं आएंगी, वो जो एक हवा के चलने की जो संवेदना है जो आपने वहाँ महसूस किया है वो आपके चित्र में नहीं आएगा। इसलिए सामने रख करके, सामने बिठा करके व्यक्ति को चित्र बनाएं, अभ्यास करें। कुछ प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्रों की आप नकल भी कर सकते हैं। आप पोर्ट्रेट चित्रण के बारे में एक कहानी या कविता भी लिख सकते हैं और उसको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे न्यूज़पेपर वगैरह में दे करके आप पब्लिश करा सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि पोर्ट्रेट चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण कला की एक पद्धति रही है, शैली रही है, एक संयम रहा है जो लोगों के मनोरंजन तो किया ही है। आज के दृष्टिकोण से बात करें तो हमारे व्यावसायिक कला के लिए पोर्ट्रेट चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इससे आय भी कर रहे हैं और अधिक मात्रा में इससे धनोपार्जन कलाकारों को होती है।